एक युवा आदमी खुद को अपनी जिंदगी की एक नीरस धूसर दिनचर्या में फंसा हुआ पाता है। हर दिन वही काम, हर दिन वही रास्ता और हर दिन बिल्कुल पिछले दिन जैसा। कहीं न कहीं उसे लगता था कि ऐसी स्थिरता उसे सुकून देनी चाहिए थी, लेकिन सच्चाई ये थी कि उसका दिल कुछ और चाहता था, कुछ अलग, कुछ ऐसा जो उसकी जिंदगी को हिला दे। एक रात रोज की तरह काम से लौटकर वो टीवी चालू करता है और तभी अचानक वो टीवी की स्क्रीन के अंदर खिंच जाता है। पलक झपकते ही वो खुद को एक अजीब जगह पर खड़ा पाता है और उसके सामने एक रहस्यमयी आकृति प्रकट होती है। वो आदमी शांत स्वर में कहता है, मैं सौर मंडल की देखरेख करता हूँ। डर से चौंक कर वो जापानी मजदूर पूछ बैठता है, तो क्या आप कोई एलियन है? वो अजनबी हल्की मुस्कान के साथ जवाब देता है, एलियन से थोड़ा ऊपर समझो, किसी देवता के करीब। लेकिन सच कहूं तो मैं ब्रह्मांड का एक तरह का मिडिल मैनेजर हूं। बातों बातों में वो अपनी झुंझलाहट निकालने लगता है। वो बताता है कि मैटियस नाम का एक ग्रह है, जहां वो चाहे जो भी करे हर बार सब कुछ बिगड़ जाता है। सभ्यताएं बनती हैं, फिर ढह जाती हैं, बार बार। इसी वजह से उसे हस्तक्षेप करना पड़ा। वो समझाता है, मैटियस पर गिरने वाली एक छोटी सी बूंद भी लहर बनकर फैल सकती है और पूरे संसार को बदल सकती है। और फिर वो सीधे उस युवक की ओर देखता है, मैं चाहता हूं कि तुम वही बूंद बनो। अचानक माहौल गंभीर हो जाता है। वो प्राणी बिना किसी झिझक के कह देता है, वैसे भी तुम पहले ही मर चुके हो। ये सुनते ही युवक के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। अगर तुम मना करोगे तो तुम्हारी आत्मा हमेशा के लिए मिट जाएगी, लेकिन अगर तुम मैटियस जाओगे तो मैं तुम्हें खाली हाथ नहीं भेजूंगा। वो बताता है कि उसे विशेष क्षमताएं दी जाएंगी। उदाहरण के तौर पर वो अपनी बही में उसकी अत्यधिक जादुई क्षमता दर्ज करता है। ये सुनकर युवक की आंखों में चमक आ जाती है। उसे जिंदगी में पहली बार लगता है कि शायद ये मौका उसकी किस्मत बदल सकता है। वो अपनी इच्छाएं बताने लगता है। उसे सुंदर महिला साथी चाहिए। देवता भरोसा दिलाता है, नई दुनिया में तुम्हारी उनसे मुलाकात जरूर होगी। उसकी पहचानने की क्षमता बढ़ाई जाती है ताकि वो ऐसी वस्तुएं पहचान सके जिन्हें बेचकर पैसे कमाए जा सके। उन्हें रखने के लिए एक जादुई थैली, बातचीत के लिए स्थानीय भाषा की स्वतः समझ और इसके ऊपर से कई तरह की उपयोगी प्रतिरोधक शक्तियां। तभी अचानक उसका शरीर धीरे धीरे गायब होने लगता है। डर से उसकी सांस अटक जाती है। वो प्राणी कहता है, जाने का समय आ गया है। उपहारों की सूची देखकर वो खुद भी सोचता है कि शायद उसे कुछ ज्यादा ही दे दिया गया है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। एक साधारण ऑफिस कर्मचारी अब एक ऐसे फैंटेसी संसार में भेज दिया जाता है जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। जब वो अपनी आंखें खोलता है तो उसके सामने फैला दृश्य उसकी सांसें रोक देता है। नीला आसमान, हरी धरती और दूर दूर तक फैली अद्भुत प्रकृति। लेकिन उस आश्चर्य के साथ एक सवाल भी उठता है, अब मैं करूं क्या? वो तय करता है, पहले इस अजनबी दुनिया में लोगों को ढूंढना होगा। चलते चलते उसे दूर एक गांव दिखाई देता है, लेकिन बिना पैसे के खाना कैसे मिलेगा? तभी उसे अपनी दी हुई क्षमता याद आती है, पहचानने की क्षमता। अगर वो सामग्री इकट्ठा करे तो शायद बेच सके। जोश में आकर वो जमीन से एक लकड़ी उठाता है, छड़ी की तरह पकड़ता है और जोर से चिल्लाता है, एक्टिवेट रिकग्निशन मैजिक। कुछ नहीं होता। शर्म से उसका चेहरा लाल पड़ जाता है। समझने की कोशिश में वो मिट्टी पर एक शब्द लिखता है, सर्च। जैसे ही वो इसे बोलता है, चमकते चिन्ह हवा में उभर आते हैं और आसपास बिखरी सामग्रियों की ओर इशारा करने लगते हैं। अब उसे समझ आता है कि सही कमांड शब्द जरूरी है। वो चेक, इन्वेस्टिगेट, स्कैन आजमाता है। अचानक एक शब्द काम करता है। एक वर्चुअल पैनल खुलता है और सामने के फूल की पूरी जानकारी दिखाता है। खुशी से भरकर वो चारों ओर से चीजें इकट्ठा करने लगता है। हालांकि ज्यादातर चीजें निम्न रैंक की होती हैं। और फिर वो गलती से कुछ उठा लेता है। जब हाथ में देखता है तो पता चलता है वो गोबर है, समुद्र स्तर रैंक का गोबर। घिन के साथ साथ उसे एक सीख भी मिलती है। व्यापार योग्य सामग्री पर विशेष आइकन होते हैं। काफी सामान जुटाकर वो गांव की ओर दौड़ पड़ता है। गांव के द्वार पर एक आधी नींद में खड़ा पहरेदार मिलता है। गांव के फाटक पर खड़ा पहरेदार ऊँघ रहा होता है। वो आंखें मलते हुए पूछता है, क्या तुम कोई यात्री हो? युवक अपना नाम बताता है, तकारो। अपनी ही लंबारी देखकर वो खुद भी चौंक जाता है। पहरेदार उसे ऊपर से नीचे तक देखता है और पूछ बैठता है, तुम योद्धा हो क्या?
तकारू सिर हिलाकर मना करता है, नहीं, मैं सिर्फ सामग्री बेचने आया हूँ। पहरेदार मुस्कुराता है, वो अपना परिचय देता है, मार्लो, टॉर्मी गांव का गश्ती सैनिक। वो बताता है कि गांव में अलग से सामग्री की दुकान नहीं है, लेकिन एक सामान्य स्टोर जरूर है। फाटक खुलता है, तकारू गांव में प्रवेश करता है। रास्ते में लोग उसे अजीब नज़रों से देखते हैं। उसका कद, उसका पहनावा, सब कुछ उन्हें चौंकाता है। दुकान पर पहुंचकर तकारू हिचकिचाते हुए दुकानदार से पूछता है, क्या आप जंगल में मिला ये सामान खरीदेंगे? वो थैली से गोबर निकालता है। दुकानदार उसे ध्यान से देखता है, सूंघता है और फिर आंखें चमक उठती हैं। ये हैमर एंटर का मल है। वो उसके आकार, मजबूती और रंग की जमकर तारीफ करता है और 5 चांदी के सिक्के आगे बढ़ा देता है। तकारू असमंजस में पड़ जाता है। एक रात सराय में रुकने का किराया कितना है? दुकानदार समझाता है, 500 रेव्स, और एक चांदी का सिक्का बराबर 1000 रेव्स। हिसाब लगाते ही तकारू का दिमाग सुन्न हो जाता है। अगर एक रात लगभग 5000 येन के बराबर है, तो ये गोबर 50,000 येन का है। वो दंग रह जाता है, और उससे भी ज्यादा तब जब वो देखता है कि दुकानदार उस गोबर को अपने गाल से रगड़ रहा है, जैसे कोई मुलायम खिलौना हो। उत्साहित होकर दुकानदार पूछता है, और क्या लाए हो? जब वो थैली के अंदर देखता है तो और भी दुर्लभ वस्तुएं निकल आती हैं। हैरानी से वो पूछता है, इतनी दूर दराज जगह क्यों आए हो? तकारू बताता है कि वो जहाँ जाता है वहाँ सामग्री इकट्ठा करता है। ये सुनते ही दुकानदार मौका नहीं चूकता। वो उसे पूर्वी पहाड़ से मिथिल अयस्क लाने का काम ऑफर करता है। तकारू नक्शे के बारे में पूछता है। इसके जवाब में दुकानदार पहले ही उसे 3,60,000 रेव्स दे देता है। तकारू का दिमाग घूम जाता है। ये रकम 36 लाख येन के बराबर है। लेकिन फिर सच्चाई सामने आती है। पूर्वी पहाड़ों में राक्षस घूमते हैं। उस अजीब सौदे के बाद तकारू आखिरकार सराय में कमरा ले पाता है, लेकिन उसे सबसे ज्यादा जरूरत है एक अच्छे स्नान की। तभी बिना दरवाज़ा खटखटाए एक महिला कर्मचारी अंदर आ जाती है। वो 30 रेव्स की कीमत वाला गर्म पानी का टब लाती है। तकारू सिर खुजाते हुए पूछता है, क्या यहाँ असली बाथ टब नहीं है? लड़की हंसते हुए बताती है, वो सुविधा सिर्फ अमीरों के लिए है, या फिर किसी जादूगर से सफाई करवाई जा सकती है। लेकिन टॉर्मी में कोई जादूगर नहीं है। तकारू पैसे और थोड़ा सा टिप दे देता है। लड़की खुशी से चमक उठती है। अकेला रहकर तकारू उसी बात के बारे में सोचता रहता है। अगर जादू से सफाई हो सकती है, वो एक शब्द आजमाता है, क्लीन। अचानक एक स्किल सक्रिय होती है। उसका शरीर पल भर में चमक उठता है। हैरानी और खुशी की चीख पूरे गलियारे में गूंज जाती है। वो खुद को आईने में देखता है, चमकता हुआ, तरोताज़ा। फिर भी मन ही मन सोचता है, काश एक टब में आराम से लेट पाता। अगले दिन तकारू फिर जंगल में जाता है। अब उसे सामग्री इकट्ठा करने की आदत पड़ने लगी है। तभी उसे पहली बार तलवार का आइकन दिखाई देता है। वो चौंक जाता है। वो मृत योद्धा के अवशेष होते हैं। उसका सामान वही पड़ा है। हथियार साधारण, कम रैंक के होते हैं। फिर भी तकारू उसे यूं ही नहीं छोड़ता। वो कब्र खोदता है, प्रार्थना करता है और तलवार को कब्र के पत्थर की तरह गाड़ देता है। शाम होते ही वो जमीन पर एक गोला बनाता है। बैरियर, एक अदृश्य जादुई ढाल बन जाती है। सुरक्षित महसूस करते हुए वो मसाले, जंगली सब्जियां और मांस डालकर स्टू बनाता है। पहला कौर लेते ही वो मुस्कुरा उठता है। शायद ये नई जिंदगी मेरी जिंदगी की सबसे अच्छी चीज है। अगली सुबह तकारू निकल पड़ता है श्वेत वृक्षों के जंगल की ओर, जिसे लोग प्राचीन ड्रैगनों का वन भी कहते हैं। यही वो इलाका है जहां पूर्वी पहाड़ों में व्यापारी के बताए अनुसार मिथिल अयस्क पाया जाता है। अंधेरे जंगल में रास्ता देखने के लिए वो प्रकाश का एक गोला बनाता है, लेकिन चलते चलते उसकी झुंझलाहट बढ़ने लगती है। न अयस्क का कोई निशान, न किसी जीव का। ये जगह जैसे मरी हुई हो। वो खुद से बुदबुदाता है, या फिर शायद मैं इतना बदबूदार हूं कि राक्षस भी मुझे सूंघना नहीं चाहते। जो भी हो, वो जंगल से जल्दी निकलकर पहाड़ की ओर बढ़ने का फैसला करता है, लेकिन जल्दबाजी में वो ये नहीं देख पाता कि वो सीधे एक खाई की ओर दौड़ रहा है। अगले ही पल वो भयानक गहराई में गिर रहा होता है। घबराकर वो चिल्लाता है, ग्लाइड। किस्मत से एक जादू सक्रिय हो जाता है और उसकी गिरावट धीरे धीरे फिसलने वाली उड़ान में बदल जाती है। डर के बावजूद वो एक छिपी हुई घाटी में उतरता है, जहां उसे चांदी के अयस्क की कई नसें मिलती हैं। वो तुरंत कुदाल निकालता है, लेकिन ये वो चीज़ नहीं है जो व्यापारी चाहता था। उसे चाहिए था मिथिल। वो फिर से अपना सर्च जादू इस्तेमाल करता है। इस बार गुफा के और अंदर एक हल्का सा संकेत मिलता है। तभी जमीन कांपने लगती है। भूकंप।
समय कम है। वो जो मिल सके समेटता है और बाहर निकलने की तैयारी करता है। फिर वो इग्नाइट और इरप्शन, दो जादू मिलाकर लगभग एक बम बना देता है। धमाका होता है, चट्टान टूटती है और वहीं मिथिल की नस प्रकट होती है। रैंक A+। लेकिन कंपन तेज हो रहा है, उसे तुरंत निकलना चाहिए। फिर भी लालच जीत जाता है। वो और गहराई में जाता है और वहाँ एक चमत्कार उसका इंतजार कर रहा होता है। एक झरना, बिल्कुल साफ क्रिस्टल जैसा पानी। स्कैन करते ही उसकी सांस थम जाती है। SS रैंक सामग्री, अब तक की उसकी सबसे बड़ी खोज। तभी उसके दिमाग में विचार आता है, अगर इस पानी में प्राचीन ड्रैगन का मना है तो क्या यहाँ कभी। और तभी पानी से एक विशाल आकृति उठती है, एक प्राचीन ड्रैगन। ड्रैगन की भयावह उपस्थिति के बावजूद तकारू भागता नहीं, वो झुककर माफी मांगता है, बिना बुलाए उसके घर में घुसने के लिए। जापानी कार्य संस्कृति ने उसे हर किसी के आगे झुकना सिखा दिया था, बस उसने कभी नहीं सोचा था कि एक दिन ड्रैगन के आगे झुकेगा। ड्रैगन हंसता है। उसका नाम है वॉल्डियस। वो पूछता है, तुम कौन हो? तकारू जवाब देता है, तकारू कामाशिरो, एक साधारण इंसान। ड्रैगन इस पर यकीन नहीं करता, क्योंकि तकारू से निकलती जादुई शक्ति उसके अपने स्तर के बराबर है। वॉल्डियस एक प्रस्ताव रखता है। उसका बच्चा एक अंडे के भीतर सोया पड़ा है। इस गुफा में मना रुका हुआ है, इसी वजह से वो कभी फूट नहीं पाया। अगर तकारू अपनी शुद्ध मानवीय शक्ति उस अंडे में डाले तो बदले में उसे ढेर सारा मिथिल मिलेगा। तकारू हामी भर देता है। ड्रैगन पानी से एक विशाल काला अंडा निकालता है। वो समझाता है, जैसे उसने प्रकाश का गोला बनाया था, वैसे ही अपनी शक्ति इसमें डालनी है। तकारू सोचता है, अंडे को गर्म कैसे करे। वो फुसफुसाता है, हीट। तुरंत अंडे में गर्मी दौड़ जाती है, लेकिन फिर कुछ गलत होता है। ऐसा लगता है जैसे अंडा उसकी त्वचा खींच रहा हो, उसकी शक्ति, उसकी आत्मा, सब कुछ। ड्रैगन की गूंजती हंसी के बीच तकारू डर जाता है। क्या मुझे धोखा दिया गया? क्या इस नई दुनिया में उसकी यात्रा यहीं खत्म हो जाएगी? उसकी चेतना एक शून्य में गिरती है, एक एस्ट्रल सागर। वहाँ एक रहस्यमयी सत्ता प्रकट होती है। वो उसे डांटती है, इतनी लापरवाही से खुद को खतरे में झोंकना बंद करो। वो बताती है कि सामान्य इंसान ड्रैगन को देखकर या तो बेहोश हो जाता या भाग खड़ा होता, लेकिन तकारू, दुनिया के नियम ही बदल रहा है। वो मानती है कि हजारों सालों से वो इस दुनिया में छोटे छोटे बदलाव करती रही है, लेकिन तकारू एक तूफान की तरह आया है। इसलिए वो फैसला करती है कि उस लड़के को मिली कुछ विशेष शक्तियां कम कर दी जाएंगी, यानी सौरमंडल के उस मैनेजर द्वारा दी गई शक्तियां। इसके साथ ही तकारू की नींद टूटती है, एक शिशु की बेतुकी बड़बड़ाहट की आवाज से। वो खुद को एक अंतहीन शून्य में खड़ा पाता है और जल्द ही नवजात के रोने की आवाज के साथ साथ प्राचीन ड्रैगन वैल्डियस की आवाज गूंजती है। तकारू एक और प्रकाश गोला बनाता है जो उस खाली स्थान को रोशन करता है, और तब वो देखता है कि ड्रैगन का बच्चा आखिरकार फूट चुका है। कृतज्ञता के प्रतीक के रूप में वैल्डियस तकारू को उस नवजात का नाम रखने की अनुमति देता है। कुछ पल सोचने के बाद तकारू नाम रखता है बी, ब्लैक का छोटा रूप, क्योंकि उस छोटे जीव की स्केल्स गहरे काले रंग की हैं। विडंबना ये थी कि वैल्डियस इसे B2 ब्लैक यानी पूरा जोड़कर समझ बैठता है और वही नाम स्थायी बन जाता है। इसके अलावा वैल्डियस घोषणा करता है कि उसका बच्चा तकारू के साथ इस विशाल दुनिया की यात्रा करेगा। ये जिम्मेदारी लड़के को बहुत भारी लगती है, इतनी अचानक, इतनी बड़ी। फिर भी जैसा कि वैल्डियस ने पहले कहा था, तकारू उससे भी अधिक शक्तिशाली है। प्राचीन ड्रैगन ये जानकर निश्चिंत हो सकता है कि उसका पुत्र सक्षम हाथों में है। गहराइयों में वापस गायब होने से पहले वो राक्षस तकारू के बैग की ओर एक रहस्यमयी मंत्र छोड़ता है और फिर एक बार और विशाल झील में डूब जाता है। अब नवजात की जिम्मेदारी संभालते हुए तकारू बी को आमंत्रित करता है सामग्री इकट्ठा करने की यात्रा पर चलने के लिए, लेकिन निकलने से पहले वो नोटिस करता है कि हैचलिंग की बदबू असहनीय है। मुंह बनाते हुए वो क्लीन कौशल का इस्तेमाल करता है छोटे पर, ताकि उसकी नाक एक बेहद अप्रिय यात्रा से बच सके। आखिरकार दोनों गुफा से बाहर निकलते हैं। तकारू बी की आंखों में खुशी देख सकता है जब वो जिंदगी में पहली बार बाहरी दुनिया को देखता है। हालांकि सब कुछ खुशी नहीं है। वन से गुजरने के लिए अब बहुत देर हो चुकी है और लड़का भूखा भी है, इसलिए वो वहीं डेरा डालने का फैसला करता है ताकि आगे बढ़ने से पहले दोनों आराम कर सके। सब व्यवस्थित करने से पहले तकारू बैग खोलता है और एक कप एलिमेंटल पानी निकालता है, क्योंकि वोल्वास ने उसके बैकपैक को भूमिगत झील से जोड़ दिया था। अब मानव के पास उस पानी का अनंत स्रोत है जो बी के विकास के लिए जरूरी है, और तकारू खुद भी उसे पी सकता है।
रात में वो अपने मैजिक स्टोन जमीन पर रखता है ताकि ढाल सक्रिय हो सके, जो सुबह तक उनकी रक्षा करेगी। जेरोम की दुकान से खरीदी गई विश्वकोश के अनुसार ये पत्थर कीमती माने जाते हैं क्योंकि इनमें हीटिंग प्रभाव होता है। उसके आश्चर्य के लिए तकारू समझता है कि वो ऐसे आइटम आसानी से बना सकता है, इसलिए वो अपनी बनाई हुई एक वस्तु से अलाव जलाता है। आग जलने के बाद कलेक्टर कुछ मांस भूनता है और अपने लिए स्टू बनाता है, लेकिन बी खाने को टकटकी लगाए देखता रहता है। हालांकि उसे डर है कि छोटा पेट खराब न कर ले, तकारू उसे थोड़ा खाने देता है। बस शर्त ये है कि वो ठंडा होने का इंतजार करे, लेकिन बी की लालच चेतावनी अनसुनी कर देती है। वो स्टू का कटोरा पलट देता है और एक ही बार में सब गटक जाता है। गर्माहट उसके गले में जलन बनकर फैल जाती है। तो तकारू एक और कटोरे में स्टू डालता है, उसे फूंक फूंक कर ठंडा करता है और फिर अपने साथी को देता है, जो 1 सेकंड भी बर्बाद नहीं करता, उसे भी पी जाता है। इतना खाने के बाद ड्रैगन पूरी तरह ढीला पड़ जाता है। उसका पेट गर्भवती कुत्ते जितना गोल हो जाता है। तकारू मजाक करता है कि अगर सिर्फ वही ऐसी चीजें खा सकता तो कितना उबाऊ होता। कम से कम अब वो अपना खाना साझा कर सकता है। ये सब छोड़कर वो पूछता है कि क्या छोटा ड्रैगन अपने माता पिता से दूर रहकर अकेला महसूस करता है, लेकिन बी तकारू को गले लगा लेता है। साफ बता देता है कि जब तक वे साथ हैं सब ठीक रहेगा। खुश होकर तकारू छोटे मॉन्स्टर के कौशल देखता है। वो बी रैंक है और असाधारण प्रतिभा रखता है, फिर भी वो सिर्फ एक बच्चा है। इसलिए भले ही बी शक्तिशाली हो, उसका दोस्त उसे सलाह देता है कि कोई भी लापरवाही भरा काम ना करे। विडंबना ये है कि इस बात पर तकारू को वैल्डियस से डांट पड़ती है, लेकिन तब तक छोटा बी गहरी नींद में सो चुका था और उसने एक शब्द नहीं सुना। अपने मन में सोचते हुए तकारू को याद आता है कि इस दुनिया में आने से पहले उसने एक प्यारे साथी की इच्छा की थी। वो पूरी तरह निश्चित नहीं है कि ये सरीसृप वही था जो उसने मांगा था, लेकिन किसी तरह उसे लगता है कि वो अजीब मैनेजर ये जानबूझकर कर रहा था। जो भी हो, लड़का पंख वाले राक्षस के साथ अपनी यात्रा जारी रखता है। बी आनंद लेता है, जबकि मानव चट्टान पर चढ़ता है क्योंकि उसे उड़ने का विशेषाधिकार मिला है। तकारू के आश्चर्य के लिए जब वो ऊपर पहुंचता है तो वो महसूस करता है कि वो कल वाले उसी जंगल में वापस आ गया है। और अजीब बात यह है कि अब वो जंगल डरावना नहीं लगता। तकारू समझ जाता है कि ये रहस्यमयी जंगलों में से एक होगा। आखिरकार वो किसी सामान्य दुनिया में नहीं है। जंगल के भीतर वो सी रैंक संसाधन खोजने पर ध्यान देता है और अपनी सर्च क्षमता सक्रिय करता है। कई अलग अलग जड़ी बूटियां पाकर वो उत्साहित हो जाता है, लेकिन तभी बी घबराहट में अचानक प्रकट होता है, किसी चीज से डरा हुआ। तकारू अपनी सर्च क्षमता का दायरा बढ़ाता है और कई आक्रामक मॉन्स्टर्स को उनकी ओर आते हुए महसूस करता है। गुफा में जाने से पहले उसे लगा था कि उसकी गंध मॉन्स्टर्स को दूर रखती है, लेकिन चाहे वो सच हो या नहीं, अब वो गंध मंद पड़ चुकी है और अब वो खुला पड़ा है। फिर भी कलेक्टर जानता है कि वो आसान शिकार नहीं है, इसलिए वो संभावित लड़ाई के लिए तैयार होता है, अपनी शक्तियों पर पूरा भरोसा रखते हुए। और जैसा कि उम्मीद थी, एक रॉक हॉक प्रकट होता है, एक विशाल सी रैंक प्राणी। सच कहे तो वैल्डियस जैसे प्राचीन ड्रैगन से मिलने के बाद ये स्टेरॉइड खाया बाज मुर्गे जैसा लगता है। और कहने की जरूरत नहीं, दोपहर के खाने में फ्राइड चिकन बुरा विचार नहीं होगा। तकारू एनालिसिस करता है, इस पक्षी का मांस समृद्ध, मीठा और चर्बीला है, इसलिए वो मौका नहीं गंवाता और हमला शुरू करता है। सबसे पहले वो एक मैजिक शील्ड उठाता है, फिर बर्फ की सुइयां बनाता है जो प्राणी की त्वचा को चीरती हैं और उसे तुरंत खत्म कर देती हैं। जैसा कि अनुमानित था, वो दुश्मन इकलौता नहीं था। बिना देर किए 6 सी रैंक सर्पेंट वुल्फ प्रकट होते हैं और अपने शिकार को घेर लेते हैं। तकारू क्विकनेस कौशल से अपनी गति बढ़ाता है और रिडक्शन का इस्तेमाल कर अपने शरीर को हल्का करता है। एक भेड़िए के झपट्टे से बचते हुए वो एक विशाल छलांग लगाता है। फिर वो अपने हाथों और पैरों पर हार्डनिंग सक्रिय करता है और एक शक्तिशाली किट एक भेड़िए की गर्दन पर मारता है। इसके बाद वो दूसरे को सीधे थुथने पर मुक्का मारता है, जो उड़ते हुए तीसरे से टकराता है। चौथा भेड़िया जबड़े पर लात खाता है, अगर भेड़ियों के जबड़े होते भी हों तो। आखिरी 2 को सीधे फेस पर जोरदार थप्पड़ मिलते हैं। लड़ाई यहीं समाप्त हो जाती है। सब निपट जाने के बाद कलेक्टर वही करता है जो वो सबसे अच्छे से करता है, संग्रह। जानवरों का मांस समेटने के बाद तकारू देखता है कि आसपास अब भी कई राक्षस घूम रहे हैं। उसे लगता है कि शायद वो इस अभिशप्त जंगल से कभी बाहर नहीं निकल पाएगा, कम से कम जिंदा तो नहीं। उसे डर सताने लगता है कि कहीं उसका साथी भी मारा ना जाए। घबराहट में वो पूरी ताकत लगाकर बी को ऊपर की ओर खींचने लगता है। अपने पंखों की जोरदार फड़फड़ाहट से बी किसी तरह इंसान के शरीर को उठाने में सफल हो जाता है, लेकिन तकारू बहुत भारी साबित होता है। तब तकारू फिर से अपना वजन कम कर देता है और यहीं से मामला मजेदार हो जाता है।
ड्रैगन जिस ताकत से उड़ रहा था वो अचानक दोनों को तेजी से ऊपर उछाल देती है। बी उड़ान पर से पूरा नियंत्रण खो बैठता है और अपने दोस्त को बहुत ऊंचाई से गिरा देता है। तकारू जमीन पर आ गिरता है, हालांकि पेड़ों की वजह से उसकी गिरावट कुछ हद तक नरम पड़ जाती है। ये किसी चमत्कार से कम नहीं था कि कामेशिरो तकारू जिंदा बच गया। बी इसे मानो स्वीकार करता है और अपनी बदबूदार जीभ से उसका चेहरा चाट देता है। तकारू गोबर जैसी बदबू की शिकायत तो करता है, लेकिन सदमे की वजह से न हिल पाता है न घृणा का चेहरा बना पाता है। ऊपर से हालात और बिगड़ जाते हैं। बी उन्हें श्वेत वृक्षों के जंगल से तो बाहर ले आया था, लेकिन ठीक उसी जगह वापस ले आया जहां उन्होंने कल डेरा डाला था। तकारू शिकायत करने ही वाला था, लेकिन ये समझकर कि ड्रैगन ने सब उसे बचाने के इरादे से किया, वो चुप रह जाता है। बस उसे याद दिलाता है कि वो इंसान है, कोई खिलौना नहीं। बी उसकी एक भी बात नहीं समझता। अंत में तकारू कहना छोड़ देता है और बी बस इस बात से खुश रहता है कि उसका दोस्त हमेशा उसके साथ रहेगा। यही सोचकर वो शुद्ध खुशी से भर जाता है और पूरी ताकत से तकारू को गले लगा लेता है। इसके बाद दोनों टॉर्मी गांव की ओर यात्रा जारी रखते हैं, जो वहां से 1 दिन की दूरी पर है। बी तकारू के हाथ में पकड़ी लकड़ी में दिलचस्पी दिखाता है। तकारू बताता है कि ये यगड्रासिल की एक सुषुप्त शाखा है जिसे वो अपने बैग में रखा हुआ था। ये सुनते ही बिना इजाजत पूछे वो उसमें मना फूंक देता है और वो लकड़ी जागकर एक जादुई स्टास में बदल जाती है। ईमानदारी से कहें तो तकारू इस बदलाव से ज्यादा खुश नहीं है। उसे डर है कि कहीं लोग उसे जादूगर न मान लें, लेकिन अब कुछ किया नहीं जा सकता। अचानक जंगल के भीतर से एक भयानक गर्जना सुनाई देती है। बी तुरंत तकारू से चिपक जाता है। इंसान उस गर्जना में छिपे आतंक को महसूस करता है, लेकिन अचानक साहस जुटाकर बी उसी आवाज की दिशा में उड़ जाता है और तकारू को उसके पीछे दौड़ना पड़ता है। रास्ते में उन्हें एक घायल एल्फ मिलती है जो पेड़ से टिकी हुई होती है। तकारू पूछता है कि क्या उस पर जंगल के डरावने राक्षस ने हमला किया था, लेकिन सच्चाई कुछ और ही निकलती है। असल में वही भयानक गर्जना उस एल्फ की पेट की आवाज थी, 3 दिनों से बिना खाए रहने की वजह से। लगभग बेहोशी की हालत में वो पानी मांगती है। तकारू उसकी प्यास बुझाता है, लेकिन भूख नहीं, पेट फिर से गरजता है। तभी तकारू को याद आता है कि सराय वाले ने उसे एक खास दोपहर का लंच दिया था। दयालुता दिखाते हुए वो डिब्बा एल्फ को दे देता है। वो बिना किसी झिझक के सारा खाना निगल जाती है। भूख की वजह से या खाने के स्वाद की वजह से उसे लगता है जैसे वो स्वर्ग चढ़ गई हो। बात बदलते हुए तकारू पूछता है कि वो गांव से इतनी दूर बिना खाने के कैसे आ गई। शर्माते हुए वो कहती है कि वो जल्दी में थी। तकारू जवाब देता है कि जल्दी में रहने वाले लोग भी खाना तो साथ रखते हैं। कोई जवाब न सूझने पर झुंझुलाहट में एल्फ से भयानक बदबू निकलती है। तकारू को नाक ढकनी पड़ती है। वो सोचता था कि एल्फ बसंत की हवा और पुदीने जैसी खुशबू रखते हैं, लेकिन ये तो खाद जैसी महक रही थी। वो उसके कपड़े सूंघकर जांच करता है। एल्फ सफाई देती है कि 3 दिन से कैंप करने का दोष उसका नहीं है। शर्मिंदा होकर वो तकारू का धन्यवाद करती है और ये कहते हुए चली जाती है कि किसी से ये कहना अशिष्ट है कि वो खाद की तरह महकता है। एल्फ से बिछुड़ने के बाद तकारू जंगल से निकलते हुए रास्ते में और सामग्री इकट्ठा करता है। किस्मत से जंगल से बाहर निकलते ही उसे एक गाड़ी मिलती है जिसे एक मजबूत यूनिकॉर्न नस्ल रैंक ई खींच रही होती है। चालक दोस्ताना आदमी होता है। पूछने पर तकारू बताता है कि वो टॉर्मी गांव जा रहा है। इतनी लंबी दूरी पैदल तय करने पर चिंता जताते हुए चालक पूछता है कि क्या वो जादूगर है। तकारू बताता है कि वो सिर्फ कलेक्टर है। चालक एक विशेषज्ञ कलेक्टर से मिलकर प्रभावित होता है। हालांकि तकारू ने कभी खुद को विशेषज्ञ नहीं कहा था, वो चुप रहना ही बेहतर समझता है। आखिरकार चालक उसे सवारी देने का पेशकश करता है। तकारू परिवार के साथ गाड़ी में बैठ जाता है। बच्चे जल्दी ही उसे पसंद करने लगते हैं, जिससे माता पिता का भरोसा भी बढ़ता है। तकारू जगह घेरने के लिए माफ़ी मांगता है, लेकिन परिवार उसे याद दिलाता है कि टॉर्मी का उसूल है हमेशा दूसरों की मदद करना। रास्ते की खतरनाक प्रकृति को देखकर तकारू पूछता है कि अगर वो डाकू निकला तो वो क्या करेंगे। बच्चा बताता है कि उनके पास एक जादुई वस्तु है जो खतरनाक व्यक्ति के पास आने पर घंटी बजा देती है। ये सुनकर तकारू सोचता है कि वो भी ऐसा कुछ बना सकता है। वो अपना परिचय देता है। एलाइजा माँ अपने पति पोरन और बच्चों किन और यूनान का परिचय कराती है। आखिर में तकारू उस छोटे जीव को दिखाता है जिसे वो अब तक छिपाए हुए था। बी कपड़ों के अंदर मचल रहा था, इसलिए छुपाना मुश्किल हो गया। पोरन पूछता है कि क्या वो कोई ड्रैगन नाइट है। तकारू हकलाते हुए कहता है कि उसे बस एक अंडा मिला था। परिवार ज्यादा घबराता नहीं, हालांकि एलाइजा जानती है कि ड्रैगन और ड्रैगन नाइट दोनों ही बेहद दुर्लभ होते हैं,
इसलिए उसे थोड़ी शंका होती है। रात होने पर तकारू अपने जादुई पत्थर लगाता है जो राक्षसों के पास आने पर वार्निंग देंगे। ऊपर से बी भी पहरा देगा। परिवार ड्रैगन पर पूरा भरोसा दिखाता है, जिसे देखकर तकारू हैरान होता है। एलाइजा खाना बनाने की पेशकश करती है, लेकिन धन्यवाद के तौर पर तकारू खुद जिम्मेदारी लेता है। वो बैग से सामग्री निकालकर एक खास मीट सलाद बनाता है। सबको खाना बहुत पसंद आता है, सिर्फ पोरन चुप रहता है। तकारू डर जाता है कि शायद मसाले ज्यादा हो गए हों, लेकिन सच्चाई ये होती है कि पोरन खुशी के आंसू रोक नहीं पा रहा था। कई दिनों से सिर्फ सूखा मांस खाने के बाद अपने बच्चों को इतना खुश देखकर उसे अपार आनंद मिलता है। वो मजाक में कहता है कि तकारू खाना पकाने का जादूगर है। रात को सब मिलकर गाने गाते हैं। वो पल तकारू को गहराई से सोचने पर मजबूर करता है। पृथ्वी पर अपनी पुरानी जिंदगी में वो कभी नहीं समझ पाया था कि चुपचाप अकेले खाने के बजाय ऐसी रातें कितनी खूबसूरत हो सकती हैं। इस नई दुनिया में पहली बार वो दिल से हंस पाता है। सोने से पहले वो बी के सर पर प्यार से हाथ फेरता है।